हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव प्रश्नों को इसमें चूज़ किया गया है। मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे साथ इन सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करके जाएँ तो हमारा जो टारगेट है ना 80 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करके आने का बिल्कुल करेक्टली वहाँ पर एग्ज़ाम में जाकर तभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिलेक्टिवली चूज़ किया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सारे प्रश्नों को बनाया गया है और आप इन प्रश्नों को साथ साथ अटैम्प्ट करिए। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मुझे पता चले आपकी कितनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको दबा लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के बाद मैं बहुत जल्दी और एक प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सुतकांके को, सुतकांगे डोर या फिर शुर्तगोई? तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और साथ में आंसर को अटैम्प्ट करिए, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और यहाँ इस मैप में हम समझेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना एरिया कवर करती है। हड़प्पा सभ्यता को लेकर ये टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो आपको मैं बता दूं कि ये त्रिभुजी आकार की थी। ठीक है, नॉर्थ में पड़ने वाली जो साइट है वो है मांडा। ठीक है, मांडा पड़ती है जम्मू कश्मीर में और अखनूर ज़िले में पड़ती है, और ये चिनाब नदी के मुहाने पर स्थित है। इसको चिनाब नदी का एक्सेस मिलता था। और यदि हम नीचे साउथ की तरफ देखें तो साउथ में जो है नर्मदा नदी के मुहाने पर दैमाबाद शहर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जो बिल्कुल साउथ में इसके पड़ता है। और बिल्कुल वेस्ट में देखें यदि हम, पश्चिम में बलूचिस्तान, इसका जो जगह है सुतकांगे डोर, जो बिल्कुल इसकी वेस्ट की साइड है। और जो ईस्ट की साइड है, पूर्व वाली साइड है, वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ ज़िले में पड़ती है। तो इसका त्रिभुजीय आकार कैसे बनता है? देखिए, बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में यहाँ पड़ता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है शुर्तगोई जो अफ़गानिस्तान में पड़ती है। आप याद रखना, यहाँ पर जो शुर्तगोई पड़ती है, इसको यदि हम इसका आकार के देखेंगे तो ये बनती है त्रिभुजाकार। ठीक है, ऐसे इसे तभी त्रिकोणीय और त्रिभुजाकार कहा जाता है। यहाँ पर आपको मैंने एक साइड बताई है शुर्तगोई, अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और जो क्वेश्चन की डिमांड है कि बलूचिस्तान में इनमें से कौन सी साइट स्थित है, आगे फिर मैं मैप पे आपको समझाता हूँ। देखिए, जो ये यहाँ पर है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान का ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पर तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी साइट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी साइट मिलेंगी आपको इसके बिल्कुल साउथ में मिलेंगी, जो दशक नदी के मुहाने पर स्थित मिलेंगी आपको। कौन कौन सी है? एक तो है सुतकांगे डोर, ये वाली दशक नदी के मुहाने पर है। दूसरी है सुतकांके को, जो शादीकौर नदी के मुहाने पर है, याद रखिएगा, शादीकौर नदी के मुहाने पर। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट साइट है वो है बालाकोट। बालाकोट जो है वीरांद नदी के मुहाने पर है। ठीक है, और चौथी जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है डाबरकोट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोन म्यानी खाड़ी की पूर्व दिशा में विरदर नदी के मुहाने पर है। यह भी आप याद रखना। 4 साइट मैंने आपको बताई हैं, सुतकांगे डोर, सुतकांके को, बालाकोट और डाबरकोट। ये चारों की चारों जो है बलूचिस्तान के बिल्कुल साउथ में पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में वापस चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि शुर्तगोई जो है ये अफ़गानिस्तान में स्थित है। डाबरकोट, सुतकांके को और सुतकांगे डोर, ये 3 ऐसी साइट हैं जो बलूचिस्तान के बिल्कुल साउथ में पड़ती हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पर है ऑप्शन सी में, सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और उनके जो आधुनिक नाम हैं वो भी हमने यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को मिस मत करिए क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर
पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, यूजीसी नेट में तो बहुत बार आते हैं और बाकी के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ऐसे प्रश्नों को करके जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 के साथ आप जल्दी से मिलाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, ठीक है। कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो कौन सा है? कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल, ठीक है। और परशनी नदी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 10 राज्य युद्ध। तो ये है रावी नदी के। और सदा नीरा किसको कहते हैं? गंडक नदी को। और शतुद्री सतलुज नदी को कहते हैं शतुद्री। तो ऑप्शंस में यदि देखेंगे A का 2, B का 3, C का 1 और D का 4, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन B। अभी जो प्राचीन नाम है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ जिनको आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है कुरुम्ब नदी, उसका आधुनिक नाम है कुर्रम, ठीक है। कुंभा का काबुल, वित्सता झेलम को कहते हैं, अक्सिनी चिनाब को, परशुनी रावी को, शतुद्री जैसे अभी मैंने बताया आपको सतलुज को कहते हैं, तो विपाशा ब्यास को कहते हैं, सदा नीरा गंडक यहाँ पर ऑप्शंस में मौजूद है, और दृश्यदती घग्गर नदी को कहते हैं, ठीक है, दृश्यदती घग्गर नदी को कहते हैं, गोमती गोमल नदी को कहते हैं, सुवस्तु नदी है स्वात इसका नाम है, और शियोमा सोहन नदी को कहा जाता है। ये सारी की सारी पुरातन जितनी भी नदियां हैं उनके आधुनिक नाम है, आपने बार बार याद रखना है, रिवाइज करके जाना है, एग्जाम में से संबंधित एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थान पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। ऑप्शंस हैं अलुम्बनी, निगिलवा, पिपरहवा या सहेत महेत। कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, पिपरहवा, ठीक है। जल्दी से इस प्राचीन नगरों को उनकी स्थिति, जो आजकल उनकी स्थिति है, इनमें से हमने मिलाना है कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पुष्कलावती, ऑप्शन 2 शाकल, और सी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन डी है विजयपुरी। देखिए पुष्कलावती चरसदा बिल्कुल सही सुमेलित है, और शाकाल सियालकोट को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ताम्रलिप्ति यह है ताम्रलुक, और विजयपुरी जो है धरनीकोट नहीं है, विजयपुरी यहाँ पर मिसमैच्ड है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? 7वां स्तंभ लेख, दूसरा शिलालेख, 12वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? सारे के सारे अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनसे संबंधित एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इन सारे शिलालेखों को 1 से 2 बार 4 बार पढ़ के जाइए, उनसे संबंधित जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकता है और हर बार बनता है, इसको आपने करके जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक की धर्म विजय की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, कौन से अभिलेख से मिलती है? ठीक है, ये मिलती है ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। यहाँ पर आपको मैं सारे के सारे शिलालेखों के बारे में ही बताता हूँ कि जो पहला शिलालेख है वो पशु बलि की निंदा करता है। ठीक है, आपने याद रखना है, जो पहला शिलालेख है पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा शिलालेख जो है वो मनुष्यों और पशुओं दोनों की जो चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है आपको। चोल, पांड्य और केरल पुत्र की चर्चा भी उसमें आपको मिलेगी। जो थर्ड वाला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसने बताया था कि जो राजकीय अधिकारी हैं जिसमें युक्त आते हैं, राजुक आते हैं, प्रादेशिक होते थे, उनको राजा अशोक ने आदेश दिया था कि वो हर 5वें वर्ष अपने एरिया में दौरा करेंगे। ठीक है, ये उसका तीसरे शिलालेख में मेंशन किया गया था। जो चौथा शिलालेख था भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की थी। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो चौथा शिलालेख है उसमें भेरी घोष की जगह पर धम घोष की घोषणा की थी। इम्पॉर्टेंट है एक 5वां शिलालेख जिसमें धम महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 5वें शिलालेख में धम महापात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और छठा जो था, धम महापात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता था। 7वां शिलालेख सभी संप्रदाय, जिसमें सारे की सारे धार्मिक संप्रदायों की बात भी करता है, उसमें सहगुणता की बात की गई है। 8वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है और बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख उसमें मिलता है 8वें शिलालेख में। और 9वां शिलालेख है भिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो समारोह है उसमें डिफाइन किए गए हैं, उसकी वह निंदा करता है 9वां शिलालेख। ठीक है, और जो 10वां शिलालेख है ख्याति और गौरव की निंदा तथा धम नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ख्याति और गौरव की निंदा करता है और धम नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। 10वां शिलालेख, राइट। और 11वां शिलालेख धम नीति की व्याख्या करता है।
ये सारे के सारे शिलालेख आपने बार बार याद रखने हैं क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और 12वां और 13वां शिलालेख तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वधर्म स्वभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है 12वें शिलालेख में। और 13वां शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली जो जातियाँ हैं उनका भी उल्लेख उसमें किया गया है। और 14वां जो शिलालेख है उसमें कुछ भी आपको इसका संक्षेप में लिखा हुआ कहीं नहीं मिलने वाला, तो ये भी कई बार एग्जाम में ऐसे ही एग्जामिनर दे देता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। और शक सम्मत और विक्रम सम्मत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या फिर 248 वर्ष। जो विक्रमादित्य थे उन्होंने शकों की विजय की स्मृति में याद में 57 BC में विक्रम सम्मत चलाया था। एक तो यह याद रखिए। 78 AD में कनिष्क ने शक सम्मत चलाया था। ठीक है, जो शक सम्मत है, जो अभी की जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी हमारी सरकार है, वो शक सम्मत को फॉलो करती है और उसी के हिसाब से हमारे जितने भी कैलेंडर्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। और इन दोनों में यदि अंतर देखें, ये BC है, ये AD है। BC आपको पता है पीछे की तरफ रिवर्स जाता है और AD है वो आगे की तरफ जाता है। इसको यदि हम इसको जोड़ेंगे 57 को इसमें, तो ये बनेगा 135 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। शक सम्मत और विक्रम सम्मत में आपको अंतर मिलेगा। इज़ इट क्लियर? मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन योद्धाओं के टकसाल केंद्र थे? यहाँ पर वह टकसाल लगा रखी थी उन्होंने। ऐसे कौन कौन से केंद्र थे उनके? बयाना में, सुनेत में, बयाना और रोहतक में, रोहतक और सुनेत में, या फिर सुनेत और अग्रोहा में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि योद्धाओं के जो टकसाल केंद्र थे वो कौन सी जगह पर स्थित थे? ये थे ऑप्शन सी, रोहतक और सुनेत में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह कौन सा है? ठीक है, बेड़सा का, भाजा का, कार्ले का या फिर कौंडानी का? जो हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह था वो था कार्ले। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है जहां राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी? क्षेत्र में, माट में, संघोल में या फिर शहबाजगढ़ी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माट में। ठीक है, हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बलराम की, कृष्ण की, सूर्य की या त्रिविक्रम की? ठीक है, हल आपको पता है सबको, बलराम जी हल धारण करते थे। ठीक है, तो आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि सुदर्शन चक्र पूछा होता तो भगवान कृष्ण की बात आ जाती। ठीक है, और हल जो है ये बलराम जी की प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में नहपाण के काल में स्वर्ण और कर्षापण के बीच क्या विनिमय दर थी? देखिए ये सिक्के थे, स्वर्ण और कर्षापण। ठीक है, हमने ये बताना कि इनके बीच में विनिमय दर कितनी थी? 1:10 थी, 1:15 थी, 1:25 थी या फिर 1:35 थी? ये देखना है कि हमने इसमें इसकी जो अनुपात था वो कितना था। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1:35 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको करने का एक ही तरीका कि आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। देखिए कथन कहता है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांत के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है क्योंकि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांति के सिक्के चलाए थे। और कारण कहता है कि दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि दोनों ने अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अब ये व्याख्या भी करता है कारण कथन की, तो ये देखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें बिकॉज लगाइए, देखना आपको पता चलेगा। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भांत के सिक्के चलाए थे क्योंकि दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख नहीं किया था। अभी इसकी क्या ज़रूरत है भाई उसको? पहले उन्होंने सिक्के चलाए फिर उसका वो उल्लेख नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका बिल्कुल लिंक कहाँ बैठता है। ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता है।
तो राइट ऑप्शन बनेगा ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। निम्नलिखित में से दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? भूत योगी, भ्रांत योगी, कुलशेखर या फिर सुंदर मूर्ति? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो शैव आचार्य थे, जो जिनका दक्षिण में कार्यकाल था, वो थे ऑप्शन डी सुंदर मूर्ति। निम्नलिखित खजुराहो मंदिर में से कौन से मंदिर संधार शैली के हैं? देखना, ये यहाँ पर 4 मंदिर हैं हमारे पास, और हमने ये बताना कि खजुराहो में जो मंदिर हैं उनमें से कौन से मंदिर में संधार शैली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन है चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और वामन मंदिर। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमने चयन करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। मंदिर और स्थापत्य कला के ऊपर हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे मैं बार बार कहता हूं कि इनको आप एक पेज पर लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर आप ऐसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण मंदिर जो है पंचयातन शैली का संधार मंदिर है। पहले तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, जो लक्ष्मण मंदिर है ये संधार शैली का मंदिर है। ठीक है, और ये वाला जो मंदिर है ये 930 से लेकर 950 एडी के बीच में बनाया गया था। चंदेल शासकों ने बनाया था। यशोवर्मन फर्स्ट जो थे उन्होंने बनाया था, यशोवर्मन ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दूसरा एक मंदिर है खजुराहो में। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं ना खजुराहो में, उनमें से सबसे जो सुंदर मंदिर है वो पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, और यह वाला मंदिर भी संधार शैली में ही बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 मंदिर ऐसे हैं जो संधार शैली में बनाए गए थे, एक तो लक्ष्मण मंदिर, दूसरा पार्श्वनाथ मंदिर। दोनों है यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जब भी नहीं आ जाए उसको अंडरलाइन करिए। रचना है, दूसरी तरफ विषय है, हमने इनको मिलाना है कि कौन सी रचना कौन से विषय पर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। ऑप्शन ए है अपराजित पुटशा, ये है स्थापत्य कला से संबंधित, बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन बी अष्टांग हृदय, ये तो देखने से पता चलता है जिस चिकित्सा से संबंधित है। और वैजयंती जो है ये शब्दकोश है। ये जो देखने में तो लगता है लीलावती नाटक ही होगा, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जामिनर ने कितना अच्छा फ्रेम किया है क्वेश्चन को। जो लीलावती है भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय, याद रखिए भास्कर द्वितीय के द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचा गया एक गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, यह मत भूलना। ये एक तो ये लिखा लीलावती लिखा गया था संस्कृत में, दूसरा ये गणित और खगोल शास्त्र से प्राचीन ग्रंथ है जो है लीलावती। देखने में नाम तो इसका नाटक का लगता है, लेकिन ये नाटक नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लीलावती का नाम लीलावती क्यों पड़ा? क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि लीलावती जो ग्रंथ है इसका नाम लीलावती कैसे पड़ा? ठीक है, जल्दी से आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजयबाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंगली राजकुमार से कर दिया, वह कौन था? ऑप्शन ए है कुलतोगवन, ऑप्शन बी विक्रमचौल, ऑप्शन सी राज सेकंड, या फिर ऑप्शन डी राजाधिराज सेकंड। बात कर रहे हैं हम कुलतोगवन की। इनका समयकाल था 1070 से लेकर 1122 ईस्वी के बीच में इनका समयकाल था। ठीक है, इन्होंने अपनी कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के जो विजयबाहु थे उनके साथ शांति स्थापित कर ली। अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह सिंगली राजकुमार के साथ कर दिया। राइट, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कुलतोगवन। इसके साथ एक आप फैक्ट जरूर याद रखना, 1077 ईस्वी में इसने क्या किया था? 72 इम्पॉर्टेंट है, व्यापारियों का दूत मंडल इसने चीन में भेजा था। याद रखना, ये बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में फैक्ट के तौर पे पूछ लिया जाता है कि 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन में कौन से राजा ने भेजा था। ठीक है, एक और थे वैष्णव संत रामानुज, इसके समकालीन थे। ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि वैष्णव संत रामानुज किसके समकालीन थे, तो ये थे कुलतोग प्रथम के समकालीन थे वैष्णव संत रामानुज। ठीक है, और क्या किया था कि जो वैष्णव संत रामानुज थे उसको कुलतोग प्रथम ने ना अपने राज्य से निकाल दिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामायण के विषय से संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा में से प्राप्त होते हैं? तमिलनाडु में सित्र नवसल, ऑप्शन बी है कर्नाटक में बादामी, ऑप्शन सी असम में रंगमहल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में उंडेवली।
ठीक है, देखना है यहाँ पर कि रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा कहाँ प्राप्त होती है। तो रामायण के विषय से संबंधित उत्कीर्ण जो गुफा है वो आंध्र प्रदेश के उंडेवली में मिलती है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। स्टेटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूजीसी के, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर बार। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हज़रत दिल्ली, जिसे राजसी दिल्ली कहते हैं, या फिर शहर कहा गया। ठीक है, यह सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक। देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये संबंधित है ऑप्शन ए इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफियों के संवादों का संकलन नहीं है? हमने यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा संकलन है जिसमें सूफियों का संवाद नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है फ़वाइद उल फ़ुआद, ऑप्शन बी है खैरुल मजालिस, ऑप्शन सी है मतला उल अनवर, ऑप्शन डी सुरूर उस सुदूर। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी संकलन, ऐसा कौन सा संकलन है जो जिसमें सूफियों का संवाद नहीं है? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अमीर खुसरो थे, ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा। उनका जो मूल नाम था मोहम्मद हसन था और उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास होता है। ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये कब होता है? 1253 AD में। ठीक है, ये भी याद रखना। तो जो खुसरो थे, जो अमीर खुसरो थे, ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कहा जाता है कि ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। बहुत ही लंबा समय इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा जो शासक थे उनके साथ समय बताया। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, इनका जो नाम है, तो इनके नाम पर 2 रिकॉर्ड भी हैं, आपने याद रखना। सितार और तबला का आविष्कार कहते हैं कि अमीर खुसरो ने ही किया था। और 1298 से लेकर 1301 ईस्वी के बीच, ये जो 3 साल का समय काल था ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें इसने अपने लिखन शैली के ऊपर जोर दिया और बहुत सारी इसने रचनाएं भी की। इस अवधि में जो ये जो समय काल था, इस समय काल में इसने 5 ऐसी रचनाएं की जो प्रेम के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, उनमें जो आती हैं, एक आती है मतला उल अनवर, याद रखना ये वाली, ऑप्शन सी। ठीक है, मतला उल अनवर, शरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना, हशत बिशत। ये जो मैंने आपको 5 बताई है ना, ये सारी की सारी प्रेम प्रसंग युक्त मनसवियाँ हैं जो अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है, एक लिखी थी, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। एक मतला उल अनवर, शरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी और हशत बिशत। जो मतला उल अनवर थी, सूफियों के संवादों का संकलन, ये वाली जो है ये नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग है। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम या फिर जवाबत नहीं है? हमने यहाँ पर देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति के अधिनियम के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण करना, ये तो बिल्कुल सही है। राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, ये भी सही है। और सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो नहीं है इसको ज़रूर समझिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। शाइना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, ये जो स्टेटमेंट है ये उसके अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्य के नियंत्रण की नीति में नहीं आती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक या फिर पुस्तकों में भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है? देखिए, जो भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग किया करते थे, कौन सी पुस्तक में हमें मिलता है? ऑप्शन ए है इसामी की फुतह उस सलातीन, ऑप्शन बी है बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ऑप्शन सी अफ़ीक की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, या फिर ऑप्शन डी सीरत फ़िरोज़ शाही। तो काफ़ी डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके बारे में प्रॉपरली किसी को भी पता नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करने वाले होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए कि ऐसी कौन सी 2 बुक्स हैं या 3 बुक्स हैं जिनमें चरखी के प्रयोग के बारे में बताया गया है, जिसका पहली बार मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए, एक तो थी तारीख़ फ़िरोज़ शाही,
और दूसरी है सीरत फ़िरोज़ शाही पुस्तक, ठीक है। यहाँ पर तहरीक फ़िरोज़ शाही अफ़ीफ़ की है और बरनी की है, लेकिन बरनी वाली नहीं है। जो अफ़ीफ़ की तरीक़े फ़िरोज़ शाही है उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो तरीक़े फ़िरोज़ शाही पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? शम्स ए सिराज ने। और इस पुस्तक में फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल का बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया, यह भी आप याद रखना। तो इसी प्रकार जो सीरत फ़िरोज़ शाही पुस्तक है ना, जो ये वाली ऑप्शन डी, तो इसके बारे में इसके तो लेखक का अभी तक पता ही नहीं चला लिखी किसने है, ठीक है। ये भी याद रखना, कई बार मिलान में आ जाए। तो ये जो बुक है ना सीरत फ़िरोज़ शाही, इसके लेखक के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इस पुस्तक में भी फ़िरोज़ तुगलक के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, सी और डी यहाँ पर है ऑप्शन बी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सूचियों में दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में शब्द हैं और सूची 2 में अर्थ हैं। शब्दों को अर्थों के साथ हमने मिलाना है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। सरखेल, शबनवीस, शिफाखाना, सिलहदार, और इसके अर्थ क्या क्या हैं? देखिए, जो सरखेल होता है ये होता है कनिष्ठ सैन्य अधिकारी, ठीक है। आप मेरे साथ इसको मिलाते जाइए। और शबनवीस होता है रात्रि लेखक। और शिफाखाना तो सिंपल आपको पता लग जाना चाहिए, हॉस्पिटल होता है जिसे अस्पताल कहते हैं। और सिलहदार ये शस्त्र सैनिक होता है। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए स्टेटमेंट से रिगार्डिंग दूसरा प्रश्न है इसमें। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था और वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमज़ान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध समानता मैत्रीपूर्ण थे। ये स्टेटमेंट कौन से कश्मीर शासक की है? ठीक है, हैदर शाह की, जैनुल आबादीन की, हसन शाह की या फिर यूसुफ शाह की? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, जैनुल आबादीन की। मेवाड़ के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राणा रायमल, राणा सांगा, राणा उधा या फिर राणा कुंभा। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इनका आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना शुरू करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं उनमें से भी संबंधित क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन विजयनगर से भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, वो विजयनगर के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ बात करें हम राणा कुंभा की, इसका समयकाल था 1433 से लेकर 1468 के तक, ठीक है। ये कि बहुत ही मेवाड़ के कहते हैं बहुत सफल योद्धा थे। क्या हुआ था कि 1418 ईस्वी में लखन सिंह की जो मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है मोकल मेवाड़ का शासक बना, राजा बना। परंतु क्या हुआ कि 1431 ईस्वी आते आते उसकी मौत हो जाती है और उसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है राणा कुंभा, ठीक है। और इसका जो समय काल है उसके बाद 1433 से 1468 तक चलता है। 1468 से लेकर 1473 तक इसका समय काल रहता है राणा उधा का। तो महाराणा कुंभा का ये पुत्र होता है, इसी का बेटा होता है राणा उधा। इसने क्या किया था कि अपने पिता की हत्या की थी राणा कुंभा की, तो गद्दी पर बैठ गया था ये, ठीक है। इसका समयकाल चला था 1473 तक, ठीक है। उसके बाद 1473 के बाद आता है राणा रायमल, ये वाला 1473 से इसका समयकाल चलता है 1509 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए पिता को मार के ही अपनी गद्दी पर बैठ जाते थे। और इसके बाद आता है राणा सांगा, 1509 के बाद 1528 तक रहते हैं ये। 1509 के बाद 1528 ईस्वी तक ये रहते हैं राणा सांगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हम इसको देखेंगे, सबसे पहले आएगा राणा कुंभा, फिर राणा उधा, फिर राणा रायमल, फिर राणा सांगा। तो DCAB यहाँ पर है ऑप्शन बी में। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार 3 वर्ड यूज़ किए हैं? ऐसा कौन सा सूफी संत था जिसने तीनों ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं श्री गोरख, अलख निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? ऑप्शंस हैं शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख अब्दुल कुसद गंगेही या फिर ऑप्शन डी है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए ये जो तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया था शेख अब्दुल कुदस गंगेही ने, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
देखिए जो कथन है यहाँ पर, मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टॉलमी और गैलन खगोल विज्ञान और औषध विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। और कारण ये कहता है कि टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं तथा आस्तु, यूक्लिड और एवरोस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कथन और कारण में क्या संबंध है। देखिए जो कथन ए है ना, मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया और टॉलमी और गैलन खगोल विज्ञान और औषध विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे, ये कथन बिल्कुल सही कथन है। और टॉमस रो ने जो लिखा है ना कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था, यह कथन, ये कारण भी बिल्कुल सही है। और यदि हम इसमें बिकॉज लगा के दोबारा से पढ़ेंगे तो जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है ए। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से ए को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे हैं। और कारण कहता है कि अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे के बाहर शिक्षकों द्वारा व्याकृत रूप से दी जाती थी और प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। ठीक है, देखिए ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। मध्यकाल के मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे हैं, बिल्कुल सही है। और जो अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे बाहर शिक्षकों द्वारा उसके व्यक्तिगत प्रमाण पत्र दिए जाते थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन ये कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से दो शासक मक्का और मदीना, ठीक है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन करिए, मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए? निम्नलिखित में से उन शासकों को हमने देखना है। ऑप्शन ए है हुमायूं और अब्दुल्ला खान उज्बेक, ऑप्शन बी अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, और ऑप्शन सी है जहांगीर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, और ऑप्शन डी शाहजहां और इमाम कुली। देखिए जो भारत और उज्बेकिस्तान के दो ऐसे शासक थे जो मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजिट करने के लिए सहमत हो गए थे, वो थे एक अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि सिख धर्मशाला वह स्थान था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। सही कथन है। जब ठग सज्जन ने गुरु अर्जन के सामने समर्पण किया तो धर्मशाला बनवाई गई। ये गलत है। देखिए कारण बिल्कुल गलत है और कारण गलत है, ये सही है, तो कारण गलत, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नामोल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगज़ेब। देखिए ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उनके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाले जो आदेश दिया था, ये दिया था ऑप्शन ए अकबर ने। ठीक है, अब अकबर ही एक ऐसा शासक था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को बराबर प्यार दिया और सम्मान दिया, और उनके जो संप्रदायों के बीच की जो दूरियां थी उनको कम करने के लिए उसने दीन इलाही धर्म को भी चला दिया था। और अपने दरबार के लिए उसने हर समय खुला रखता था अपना दरबार। उसके दरबार में हिंदू सरदार सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, अकबर ने हिंदुओं पर जो लगाने वाला जजिया कर था उसको भी समाप्त कर दिया था। ऐसे ही जो हरम में बेगमों के नाम जो सार्वजनिक करने की प्रथा थी उसको भी उसने समाप्त कर दिया था। ये काम किया था अकबर ने। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है, यहाँ पर हमने नहीं देखना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक गलत होगा। रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। देखिए यही कथन गलत है। रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति नहीं थी। ठीक है, और ऑप्शन बी है रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था। करेक्ट है। रामदासी मराठों के प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जुड़े हुए थे, ये भी सही है। रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे। दिस इज़ आल्सो करेक्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, विच इज़ नॉट करेक्ट।
नीचे दी गई सूचियों में से विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज और उनकी प्रकृति को हमने सम्मिलित करना है, और यहाँ पर सूची को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। तो यादाश्त किसे कहते थे, तालिका, पट्टा, कबूलियत, हमने इनको सूची 2 में मिलाना है। वीडियो को पॉज करिए, फिर इसका आंसर देखिए विच इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए जो यादाश्त होती थी इसको कहते थे ज्ञापन देना किसी को हमने, ठीक है, मेमोरेंडम देना। तो ए को हम मिलाएंगे ऑप्शन 3 के साथ। और जो तालिका होती थी ये होता था संक्षिप्त दस्तावेज, ठीक। और जो पट्टा है, पट्टे को कहते हैं कि हक, भूमि, संपत्ति, अधिकार के संबंधी जो लिखा जाता था, आजकल की पट्टे का यूज़ होता है। और जो कबूलियत होता है अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संबंधी जो प्रलेख होते थे उनको कबूलियतनामा कहा जाता है। और इसका यदि हम आंसर देखेंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्चिम भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में से अबुल फजल निम्नलिखित में से दंडवत प्रणाम की किस विधि की ओर इंगित करता है, तस्लीम विधि, पैबोस विधि, या फिर ऑप्शन सी सिजदा, या फिर ऑप्शन डी था जमीन बोस। देखिए एक जो नियम बनाया था उन्होंने कि जो कृपा पात्र नौकर होते थे अपने सबसे पहले दाहिने हाथ के भाग को ज़मीन पर रखते थे और फिर धीरे धीरे उसको उठाते थे। व्यक्ति जब सीधा खड़ा हो जाता था तो अपने हथेली को अपने सिर के सेंटर में रख लेते थे। तो ये वाला जो होता है, ये जो नियम है ना, ये होता है तस्लीम, ठीक है, इसे तस्लीम हम कहते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे, ठीक है, मनोहर, दौलत और केशवदास या बसावन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे के सारे मुग़ल काल में जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यूजीसी में बहुत बार पूछा है। तो आपको यह भी याद रखना है कि अकबर के काल में कौन कौन से चित्रकार थे, ठीक है, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं। दसवंत हैं, बसावन है, केशवलाल है, ये सारे के सारे अकबर काल में आते हैं, ठीक है। जगन है, महेश है, क्षेमकरण, तारा सांवल, हरिवंश, राम, ये सारे अकबर के काल में आए थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने पांडुलिपियाँ भी बनाई चित्रकला में, ठीक है, और उनको ये माना जाता है। एक आपको मैं बता दूं कि रज़मनामा पांडुलिपि को मुग़ल चित्रकला के इतिहास का एक मील पत्थर भी माना जाता है, ठीक है। तो एक ऐसे जो चित्रकार थे बसावन, ये सभी प्रकार की चित्रकला बना लेते थे, ठीक है, कई प्रकार के रंगों का प्रयोग भी करते थे। ये जो मनोहर, दौलत, केशवदास, बसावन, ये सारे के सारे जहांगीर के समय काल में उनके दरबार में रहते थे। तो बहुत एक्सपर्ट थे, एक मनोहर था, दौलत थे और केशवदास थे। ये सभी के सभी, ये तीनों के तीनों जो थे, ये अपनी खुद की चित्रकला भी चित्र बना लेते थे। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए, बी और सी, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है द दक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी है भारत लीग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। A.O. ह्यूम करते हैं इसकी स्थापना, ठीक है। और आनंद मोहन बोस करते हैं भारत लीग की, इंडियन एसोसिएशन की, और इसकी स्थापना होती है 1875 में, ठीक, ये भी आप याद रखिए। और द दक्कन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1884 में। 1884 में ये कौन करते हैं, ये करते हैं महादेव गोविंद रानाडे। आगे बात आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1866 में। यदि इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें हम, सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उसके बाद आएगा ऑप्शन डी, और फिर आएगा ऑप्शन ए, और फिर आएगा सी। यहाँ पर यदि हम इसको देखें ऑप्शन बी में सबसे पहले आएगा बी, फिर डी, फिर आएगा ऑप्शन ए और फिर आएगा सी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को गूगल करके देख सकते हैं। यदि आपको इसका सही उत्तर मिल जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो 36 क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है सर अब्दुल
रहीम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद, या फिर ऑप्शन डी है सर विलियम बेडरबर्न। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देखिए। द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सबसे पहले तो ये याद रखिए इसकी स्थापना होती है 88 में। कई बार मिलान में यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 88 में इसकी स्थापना होती है द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। ये एक राजनीतिक संगठन था, ठीक है, पॉलिटिकल संगठन था ये। इसकी स्थापना करते कौन है? श्री सर सैयद अहमद खान, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। देखिए जो लॉर्ड एलिगिन थे, जो लॉर्ड एलिगिन द्वितीय थे, उसका समय काल था 1899 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब लॉर्ड एलिगिन के बाद जो अगले लॉर्ड आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कर्जन जब वाइसराय बनते हैं, वाइसराय बनने से पहले वो 4 बार भारत की यात्रा कर चुके होते हैं, ठीक है। आप लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम था वो 1904 में बनाया गया था, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था, ठीक। आपने ये याद रखना, जो प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी? देखिए जो महिला मतदाताओं का जो अनुपात बढ़ाया गया था वो बढ़ाया गया था, आर्टिकल जो बनाया था 1935 में, जो अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके कुल 321 उसकी धाराएं थी उसकी, ठीक है, और 10 सूचियां थी उसकी, टोटल काफ़ी बड़ा था। और अभी जो हमारा संविधान चल रहा है उसमें भी उसके बहुत सारे हिस्से को शामिल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? ऑप्शन ए है सर आर.जी. भंडारकर, ऑप्शन बी है सर शंकरन नायर, ऑप्शन सी है सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी सर आशुतोष मुखर्जी। कौन थे भी महिला विश्वविद्यालय के सबसे पहले कुलपति? भारतीय महिला विश्वविद्यालय के सबसे पहले कुलपति थे सर आर.जी. भंडारकर। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1935 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? बॉम्बे घोषणा पत्र जो 1936 में पास किया गया था उस पर किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ऑप्शन बी है ए.डी. श्रॉफ, ऑप्शन सी अम्बालाल साराभाई, ऑप्शन डी है बालचंद्र हीराचंद्र। तो बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले जो मेन लोग थे उनमें एक तो आते थे पुरुषोत्तम ठाकुरदास, तो दूसरे आते थे बालचंद हीराचंद, ठीक है, एक तो ये आते थे, एक बालचंद हीराचंद आते थे, और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जैसे चिमनलाल, शीतलवाड़, कावासाजी जहांगीर, ये वाले सारे के सारे उसमें सम्मिलित थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हैं ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन सी में। सहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? ठीक है, नाइकाडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, चेचू आंदोलन या फिर मिन्नार आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में गुंटूर ज़िले में जो आंदोलन आदिवासी लोगों ने किया था वो था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चेंचू आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत मुश्किल भी है। अंकल टॉमस केबन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली काहिनी का लेखक कौन है? ठीक है, काफ़ी डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पंडित राम कुमार विद्यारत्न, ऑप्शन बी द्वारकानाथ गांगुली, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी बाबू केदारनाथ घोष। देखिए, जो अंकल टॉमस केबन की जो तरह ही एक बंगाली पुस्तक थी, कुली कहनी का जो लेखक है, आप सर्च करेंगे इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए पंडित राम कुमार विद्यारत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है थियोडोर बेक, ऑप्शन डी वकार उल मुल्क। देखिए, ये 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ जब आई थी उसमें तो बहुत सारे लोगों का योगदान था।
इसमें जो ज़्यादा योगदान था वो लोकमान्य तिलक का था, एनी बेसेंट का भी था। तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को टिक करना मुझे नहीं लगता सही होगा। ठीक है, आप गूगल करके नीचे कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 43rd क्वेश्चन, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट सेक्शन। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है और सूची 2 में दिए गए जो राजनीतिक संगठन है और उनका स्थापना वर्ष कब का है, हमने इसको मिलाना है। द इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, द बॉम्बे एसोसिएशन, द पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए। ये प्रश्न आसान है, आप इसको गलत मत करिए, फिर ही अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में, मेरे साथ मिलाते जाइए। ठीक है, और उसके बाद महाजन सभा ये 1884 में, मैंने पीछे भी आपको बताया था। द बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1852 में। और पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना होती है 1867 में। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका तर्क आर है। अभिकथन ए क्या कहता है कि भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका था। ये बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। और तर्क क्या कहता है कि यदि शक्ति का अर्थ पाश्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाश्विक हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमापनीय रूप से पुरुषों से ज़्यादा बेहतर हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि जो तर्क कहता है, तर्क भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये तर्क जो है एक कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसको आप यदि थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ के देखेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ बनेगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यह है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के बारे में क्या सही नहीं है? जब भी नहीं है उसको अंडरलाइन तो करना ही होगा। ऑप्शन ए है नियुक्तियां सामान्यतः अच्छे और सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। तो ये उस समय का बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उस समय जो नियुक्तियां होती थी वो अच्छे और सामाजिक स्थिति वाले परिवारों के युवाओं के लिए ही सीमित रखी गई थी। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की जो कोड है उनको आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ऑप्शन बी कहता है कि इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त प्रसविदा सिविल सर्विसों की कुल संख्या के 1/6 से अधिक नहीं हो सकता था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस सेवा के लिए नियुक्तियां मान्यवान द्वारा होती थी। ये भी बिल्कुल सही है। यह सेवा पूर्णतः एक घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावों को साथ साथ न्याय करती थी। भाई ये कहाँ न्याय करती थी? ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जो हमने यही बताना है कि कौन सा सही नहीं है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? फिर से नहीं बताना है, हमने देखना कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है यह शीत युद्ध और उससे संबंध सैन्य समझौतों के संबंध में था। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह उपनिवेशवाद की दृष्ट शक्तियों, नस्लवाद और दमन के विरुद्ध था। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है यह विश्व शांति के प्रोत्साहन और निरशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था। ये भी कथन बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति के निर्माण के लिए था। ये बिल्कुल कथन गलत है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। नीचे दिए गए कोट में से उसका हमने उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में पुस्तक और उनके जो शीर्षक हैं वो दे रखे हैं हमें। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और मैंने क्या किया कि पूरे जितने आज तक जितने भी राइटर्स और बुक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में मैंने बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाइए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगा, वहाँ पर हमने डाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे साथ इनको मिलाते जाइए, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत। E.H. कार ने लिखी थी द व्हाट इज़ हिस्ट्री। ये उनकी बुक है, E.H. कार के द्वारा लिखी गई बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। और मार्क ब्लक, तो मार्क ब्लक ने लिखा था द हिस्टोरियन क्राफ्ट। ठीक है, और उसके बाद W.H. वॉल्श के द्वारा लिखी गई बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन एक के साथ मिलेगा। और हॉबर्ट बटरफील्ड ने लिखा था विग्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। ये वाली बुक इनकी है। तो
इसका कोड में आंसर देखेंगे, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष वार्सा समझौता के देशों और नाटो के बीच यह घोषित करते हुए कि वह अब शत्रु नहीं रहे, शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती एक संधि बनाई गई थी? कौन से साल में ये बनाई गई थी? 1988 में, 1989 में, 1919 में, 1991 में? देखिए, जो शीत युद्ध के समाप्ति का जो लास्ट में जो नाटो के बीच में जो देशों का आपसी समझौता होता है, जिसमें वह कहते हैं कि अब हमारे शत्रु नहीं रहे और यहाँ से शीत युद्ध खत्म हो जाता है, ये संधि बनी थी 1990 में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर से क्वेश्चन लेखक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और उनके जो शीर्षक हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है। आपको इसको देखना है, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए। जीपी ग्रूच के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, ये वाली बुक जीपी ग्रूच ने लिखी थी। एडवर्ड गिब्बन ने लिखी थी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ऑप्शन 4 के साथ मिलेगा ये। ऑसवाल्ड स्प्लेंगर द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये वाली बुक उनके द्वारा लिखी गई है। आरजी कॉलिंगवुड ने लिखी थी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार एग्जाम में मिलाने के लिए पूछी जा चुकी है। राइट ऑप्शन यहाँ बनना चाहिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। यह है ऑप्शन डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रकार वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।